हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मैं हूं डॉक्टर समन बरिछारिया और आज के हम इस जेजी पाठशाला सीरीज के अंदर आपको एक ऐसे टॉपिक पर लेने जा रहे हैं जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इमरजेंसी आज का हमारा टॉपिक है और इमरजेंसी में अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और इसलिए आज जब मैं आपसे इमरजेंसी पर बात कर रहा हूं तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे पास क्या क्या है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो नॉर्मली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक टाइप अगर आप देखेंगे जिसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, उसमें हमारी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए नॉर्मल प्रोविजंस दिए जाते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारा यूनियन स्टेट के फंक्शंस हमारे दिए जाते हैं, जुडिशरी दी जाती है, तो नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं। पर कभी कभी हमारे देश में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है जो नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। और ऐसी सिचुएशन को नॉर्मल प्रोविजंस के साथ तो डील नहीं किया जा सकता और ऐसी कंडीशन में फिर हमें कुछ एक्सेप्शनल प्रोविजंस की जरूरत होती है जिनको हम लोग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है और इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस भी हमारे पास हैं। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन को डील करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो प्रोविजन किया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो आज हम इसी इमरजेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी अगर आप देखेंगे, नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे पास जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो पार्ट नंबर 18 में दिए गए हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे तो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 में मिलते हैं, डीपीएसपी हमें 4 में मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें 4A में मिलते हैं, यूनियन हमें 5 में मिलता है और स्टेट हमें यहाँ पर 6 में मिलता है। उसी तरीके से जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमारे कहाँ पर है, पार्ट नंबर 18 में है। और अगर आप उसके साथ साथ देखिए तो आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो 352 से आर्टिकल 360 तक के प्रोविजंस हमारे कहां पर मिलते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस में आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन होगा, ये हमारा पार्ट हो गया और ये हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो अगर मैं थोड़ा सा इमरजेंसी आपको समझाने की कोशिश करूं तो इमरजेंसी को हम किस तरीके से समझते हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है, रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस। एक ऐसा समय आता है दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस। अगर आप देखिए तो इंडिया में कौन सा पीरियड इमरजेंसी का होगा, कौन सा टाइम इमरजेंसी का होगा, कौन सा नहीं होगा, ये डिसाइड करने का काम किसका है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करेंगे, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वहां पर करेंगे, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे। अब अगर आप देखिए और इसके साथ साथ क्या होता है, तो क्या प्रेसिडेंट ये डिसीजन अपने मन से ले लेते हैं क्या, या प्रेसिडेंट को इस डिसीजन को लेने के लिए किसी के एडवाइस की जरूरत यहां पर होती है। तो इसी में अगर आप देखेंगे एक प्रोविजन हमारे पास आता है कि अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स द president can overrule many provisions of the constitution which guarantees fundamental right to the citizen of India। अगर आप पूरे बैरेट को, कॉन्स्टिट्यूशन के बैरेट को देखेंगे तो दो टाइप की चीजें आपको मिलती हैं। एक मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एक मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर। बार बार अगर आप आर्टिकल 74 को देखिए, आर्टिकल 75 को देखिए, तो वहां पर जो हमें वर्ड मिलता है वो मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह पर आपको मिलता है और वो मिलता है आर्टिकल 352 के अंदर। आर्टिकल 352 में अगर आप देखेंगे तो क्लॉज 3 में आपको जो है वो वहां पर आपको यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक आपको यहाँ पर मिलता है। सो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो तीन अलग अलग रैंक में डिवाइड होते हैं। टोटल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तीन अलग अलग रैंक में डिवाइड होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक हमारे पास स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और एक हमारे पास स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो यहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम किसका है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सबसे बड़ी रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, ये उनका काम है कि वो क्या करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो किससे मिलकर बनता है, प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंदर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस तरीके की एडवाइस करेंगे। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी पार्ट में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वहां पर कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन हमें इमरजेंसी के अंदर मिलता है।
अब ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया के अंदर आप देखिए तो इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है। तो हमारे यहाँ पर मेनली अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखिए तो तीन अलग अलग टाइप की इमरजेंसी हमारे यहाँ पर मिलती हैं। फर्स्ट आपको मिलती है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, थर्ड हमारे पास आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में अगर आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी को हम राष्ट्रीय आपात के तौर पर जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से, स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो नेशनल इमरजेंसी में दो तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है, और आज के सेशन में सिर्फ मैं नेशनल इमरजेंसी पर ही आपसे बात करने वाला हूं। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक हमें मिलता है जहां पर आप देखेंगे नाम से ही बहुत क्लियर है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, मतलब एक ऐसी इमरजेंसी जो पूरे इंडिया में क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, पूरे इंडिया पर लागू होती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया, हालांकि पहले इस तरीके का था कि अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाएगी तो द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर की जाएगी। लेकिन फिर वहां एक अमेंडमेंट आता है, और अमेंडमेंट आके उन्होंने कहा कि मान के चलिए कि इंडिया में यदि नेशनल इमरजेंसी की प्रॉब्लम लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के अंदर आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, तो उससे बाकी कंट्री के किसी स्टेट के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे इंडिया पर या इंडिया के किसी एक टेरिटोरियल पार्ट पर क्या कर सकती है, इंपोज वहां पर की जा सकती है। तो ध्यान रखना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पर लगेगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी पूरे स्टेट पर लगाई जाती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे इंडिया पर इंपोज की जा सकती है, या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट के ऊपर भी इंपोज वहां पर की जा सकती है। जैसा डेंजर होगा, जैसी सिचुएशन होगी, प्रेसिडेंट अपने प्रोक्लेमेशन के अंदर इस चीज को मेंशन करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कहां इंपोज की जा रही है, किस एरिया पर इंपोज की जा रही है, या फिर पूरे इंडिया पर, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट वहां पर की जा रही है। इस तरीके का प्रोविजन हमारे पास आता है। अब अगर नेशनल इमरजेंसी पर हम लोग आते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने तक की नौबत आ जाती है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली फंक्शन करने की जगह इमरजेंसी प्रोविजंस में जो है वो चला जाता है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी के अगर ग्राउंड्स अगर आप देखेंगे तो वो कुछ तीन तरीके के हमें मिलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है वॉर, सेकंड हमारे पास आती है एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड हमारे पास आती है आर्म्ड रिवेलियन। वॉर का मतलब होता है युद्ध। अगर आप एक्सटर्नल एग्रेशन को अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी आक्रमण, या फिर हम लोग बाह्य आक्रमण। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है, वो आती है आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये दोनों ग्राउंड्स तो हमारे पास थे, बट आर्म्ड रिवेलियन हमारे पास नहीं था। तो ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, लाया गया। तो ये कब लाया गया, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या किया, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो ग्राउंड था वो हुआ करता था क्या, इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसको हम आंतरिक अशांति कहते हैं। क्योंकि मिसेस गांधी ने जब इमरजेंसी इंपोज की थी इंडिया पर, तब जिस ग्राउंड पर इमरजेंसी इंपोज की गई थी वो ग्राउंड क्या था आपका, इंटरनल डिस्टरबेंस का ग्राउंड था। तो इसको हमने चेंज करके क्या लेकर आ गए, आर्म्ड रिवेलियन का ग्राउंड लेकर आ गए, सशस्त्र विद्रोह का ग्राउंड यहां पर लेकर आ गए। अब हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या डिफरेंस है। मैं हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट जब डिक्लेयर कर देती है कि वो किसी स्टेट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रही है, तब ये वॉर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यहां पर एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन यहां पर होना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन में तो कोई बहुत डिक्लेरेशन तो नहीं होता, बट दो स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो हो सकता है आर्मी के बेसिस पर हो, वो हो सकता है टेररिस्ट एक्टिविटीज हो। तो ये सारी की सारी किस में आती है, एक्सटर्नल एग्रेशन में आती है। जैसे यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था सर्वानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले जो अवैध घुसपैठिए लोग हैं, जो रिफ्यूजीज वहां पर या फिर वहां पर इंडिया की परमिशन के बिना इंडिया की टेरिटरी में आसाम के अंदर आने वाले लोग हैं,
वो इंडिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, एक तरीके का बाह्य आक्रमण वहां पर माना जाता है। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ग्राउंड्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड। हालांकि आप स्टेट इमरजेंसी में जाइए या प्रेसिडेंट रूल पर जाइए तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है तो उस ग्राउंड पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेशनल इमरजेंसी को अगर आप देखिए तो नेशनल इमरजेंसी कैसी होती है, दो अलग अलग टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है एक्सटर्नल इमरजेंसी आती है और सेकंड हमारे पास क्या आती है, इंटरनल इमरजेंसी आती है। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में दो टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, दो तरीके की सिचुएशंस यहां पर बनती हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपको पता है कि नाम से बड़ा क्लियर एक्सटर्नल इमरजेंसी, इसका मतलब उन फैक्टर्स पर या उन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी इंपोज की जाती है जहां पर आपको क्या मिलते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशंस आपको मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, वॉर मिलेगा। तो ये सिर्फ जो इमरजेंसी इंपोज की जा रही है सिर्फ वॉर पर की जा रही है, और वॉर के साथ साथ आप देखेंगे तो एक्सटर्नल एग्रेशन पर जो की जा रही है इन्हीं दो ग्राउंड्स पर ही की जा रही है। अगर मैं इंटरनल इमरजेंसी के बारे में बात करूं तो इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पर की जाएगी और वो ग्राउंड हमारा कौन सा है, आर्म्ड रिवेलियन। क्योंकि आर्म्ड रिवेलियन इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बाहरी कंट्रीज यहां पर हम कह सकते हैं या फॉरेन कंट्रीज कैसी हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, और कोई स्टेट कैसा हो जाता है यहां पर इन्वॉल्व जो है वो हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने एक बार इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन इशू किया तो ये इमरजेंसी कब तक चलती रहेगी। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि प्रेसिडेंट द्वारा प्रोक्लेम्ड की गई इमरजेंसी 1 मंथ तक तो विदाउट एनी अप्रूवल क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, चल सकती है। लेकिन अगर आप 1 मंथ से ज्यादा उसको ले जाना चाहते हैं तो फिर यहां पर आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मींस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, दोनों हाउसेस हमारे पास कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका अप्रूवल हमें लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 महीना खत्म होने के पहले, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ, हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप 1 मंथ एक्सपायर होने के पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगर आप ले लेते हैं तो ये आपका कितना 6 मंथ तक कैसा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। फिर अगर आपको 6 मंथ से आगे लेके जाना है तो फिर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आपको फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, फिर आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लीजिए, और ऐसे करके 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ एंड 6 मंथ, आप कितने ही लंबे टाइम तक, कितने ही मैक्सिमम पीरियड तक आप नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर कितने टाइम तक चलेगा या आर्म्ड रिवेलियन कितने टाइम तक चलेगा। इसलिए आर्टिकल 352 और आर्टिकल 353 में इस तरीके का कोई भी प्रोविजन आपको नहीं मिलता है जो ये बताए कि नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा। बट ये जरूर है कि हर 6 मंथ के अंदर आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत रहेगी, जिससे इंडिया में डेमोक्रेसी बरकरार रहे, जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा के लिए बहाल रहे। इसलिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत यहां पर पड़ती है। पर बीच में एक सिचुएशन और आती है कि जब आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई हो, और क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए आप राज्यसभा का तो अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो आप उसका अप्रूवल ही नहीं ले सकते। और जब आप लोकसभा का अप्रूवल नहीं ले सकते तो प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है कि क्या इस तरीके से जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है कि जब तक लोकसभा नहीं है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज्यसभा से आप अप्रूवल ले लीजिए और आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा दोबारा से सेशन में आती है तो फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग से विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने लोकसभा से अप्रूवल नहीं लिया तो आपकी इमरजेंसी जो है एक्सटेंड नहीं हो सकती, वहीं पर रिवोक हो जाएगी। इसलिए आपको लोकसभा से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये मैंने एक सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, मींस हमारे लोकसभा और राज्यसभा, विद इन 1 मंथ। ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ
ऑफ इट्स इशू। तो जिस दिन से प्रोक्लेमेशन निकाली जाती है उस दिन से 1 महीने के अंदर तो आप इसको ले जा सकते हैं, पर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। सेकंड, अगर हम देखेंगे, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, यदि एक बार दोनों हाउसेस ने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, तो फिर हमारी इमरजेंसी कितने टाइम तक कंटिन्यू की जा सकती है? 6 मंथ तक कंटिन्यू की जा सकती है। ये जरा ध्यान रखना, 6 मंथ तक कंटिन्यू की जा सकती है, ध्यान से सुनिए। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन, यहां पर अब ये और भी लंबे टाइम तक आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन फिर से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत यहां पर आपको पड़ने वाली है। तो बार बार आप हर 6 मंथ में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेते जाइए और नेशनल इमरजेंसी को आप एक्सटेंड करते जाइए। अब इसके साथ साथ अगर आप देखिए, एक सिचुएशन यहां पर और आती है कि हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, ये सिचुएशन यहां पर बनती है कि कभी कभी आपकी लोकसभा कैसी हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, और आप वहां पर उसकी कंसेंट नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, देन द प्रोक्लेमेशन survive until 30 days from the first sitting of the लोकसभा। तो ध्यान से सुनिए कि जैसी लोकसभा दोबारा से सेशन में आएगी तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा, फर्स्ट मीटिंग जो होगी, उससे कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, उससे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके की सिचुएशन और नेशनल इमरजेंसी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। बट इसमें ध्यान रखना कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, तो लोकसभा डिसॉल्व है तो कोई बात नहीं, आपने पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए आपको राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सिचुएशन इस तरीके की बनती है। तो ये तहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो भी रिजोल्यूशन आया उसको अप्रूव करने के लिए जो दोनों हाउसेस से आपको परमिशन लगती है, उसमें जो पार्लियामेंट्री मैंडेट आपका रहेगा वो स्पेशल मेजोरिटी से आपको उसे पास कराना पड़ेगा। और स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है, अलग अलग टाइप की स्पेशल मेजोरिटी हमारे पास है, तो स्पेशल मेजोरिटी से आपको उसे पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोविजन हमारे पास आता है। अब मैंने वहां तक तो ये बात कर दी कि प्रोक्लेमेशन क्या होगा, इमरजेंसी किस तरीके से इंपोज की जाएगी, ग्राउंड्स हमारे पास क्या होंगे और पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होगा। क्या एक बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने के बाद क्या उसको रिवोक किया जा सकता है? क्या क्या उसको वापस लिया जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ लिया जा सकता है। और इसीलिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं कहां पर, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन के अंदर। अब रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला तरीका तो यह है, क्या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनिए, अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया था तो प्रेसिडेंट के पास भी यह पावर है कि वो अपने प्रोक्लेमेशन को क्या कर सकती है, वापस भी ले सकती है। इसलिए अब देखिए यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तो हमारा जो प्रीवियस प्रोक्लेमेशन था उससे हमने इमरजेंसी को क्या किया था, इंपोज किया था, और हम एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन इशू करके, मतलब प्रेसिडेंट यहां पर एक बाद वाला सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन इशू करके क्या कर रहे हैं, अपनी इमरजेंसी के ऑर्डर को वापस लेने की बात कर रहे हैं। और सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से हम क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन यहां पर कर सकते हैं, इमरजेंसी को वापस ले सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास रिवोकेशन का, और वो तरीका क्या है, द इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड if the Lok Sabha passes a resolution by the simple majority disapproving its continuation। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा भी एक सिंपल रिजोल्यूशन पास कर देती है, भी सिंपल मेजोरिटी एक रिजोल्यूशन पास कर देती है, तब भी इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपकी नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। इस तरीके के प्रोविजंस हमारे पास होते हैं। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी का, खासकर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो है वो रिवोक किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे जरा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि वो क्या सिचुएशन होती है जब हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और जब हम इमरजेंसी के दौर में होते हैं, इमरजेंसी पीरियड में हम लोग होते हैं, तो दोनों में हम लोगों की लाइफ के ऊपर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन सिटीजन्स पर और इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेनली जब हम लोग इसका स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, यूनियन और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की नॉर्मल लाइफ कितनी होती है, 5 ईयर्स होती है। लोकसभा
लोकसभा भी 5 साल के लिए आती है और राज्यसभा भी 5 इयर्स के लिए होती है। तो क्या इनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बढ़ाया जा सकता है। देखेंगे इमरजेंसी पीरियड में कितना बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी कैटेगरी आती है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। तो ये तीसरी कैटेगरी पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, इफेक्ट ऑन सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। डिफरेंस ये है कि जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज की जाती है, और नेशनल इमरजेंसी जब भी कभी इंपोज की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सस्पेंड नहीं होती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए जाते हैं किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्टेट को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन जो डायरेक्शंस होते हैं वो कहां से आते हैं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। बट यहीं पर अगर स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो यहां पर आपकी ध्यान रखना, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ही कैसी हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको मिलता है। और इसलिए इफेक्ट ऑन, अगर आप देखेंगे और सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव रिलेशन के ऊपर क्या डिफरेंस आता है। तो आर्टिकल 353A में आपको ये प्रोविजन मिलेगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा क्या कि सेंट्रल, अगर आप देखेंगे, बिकम्स इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उस हिसाब से अपने क्या करती है? स्टेट को रन करती है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव रिलेशंस आपको मिलते हैं। तो आर्टिकल 249 और 250 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आपको इस तरीके के प्रोविजंस मिलते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर नॉर्मली 3 अलग अलग लिस्ट आपको मिलती हैं। एक हमें यूनियन लिस्ट मिलती है, सेकंड हमें स्टेट लिस्ट मिलती है, और थर्ड हमारे पास कौन सी होती है? कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो स्टेट असेंबली के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों के पास ये पावर है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। अब वैसे तो अगर आप देखिए तो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी इंपोज हो चुकी है, तो ये सारे के सारे पावर स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसको मिल जाती है? पार्लियामेंट को मिल जाती है। ये भी यहां पर एक डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये आप देखेंगे तो आर्टिकल 250 में आपको इस तरीके की चीज यहां पर मिल जाती है। तो आर्टिकल 250 आप इसे जरूर रीड करें। तीसरा जो रिलेशन आता है वो किसका आता है? वो आता है आपका फाइनेंशियल रिलेशन आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी इंपोज की गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मॉडिफाई कर सकती है। वैसे हमारे यहाँ पर रेवेन्यू का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो फाइनेंस जाता है, और उनके रिलेशन जो है मेंटेन रहते हैं। बट क्योंकि इमरजेंसी पीरियड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई भी कर सकती है, इसको चेंज भी कर सकती है। जहां पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है जिस स्टेट में, वहां पर उनको ज्यादा पैसा दे सकती है और बाकी स्टेट को कम भी कर सकती है। और तो इस तरीके का जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल से क्या कर सकती है? वहां पर नॉर्मली कर सकती है। तो ये पावर वहां पर रहते हैं। तो हमने देख लिया एक। अब हम देखते हैं सेकंड इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि चाहे आपकी स्टेट असेंबली हो चाहे आपकी लोकसभा हो, इन दोनों के जो इलेक्शन होते हैं वो कितने के लिए होते हैं? 5 इयर्स के लिए होते हैं। इसका मतलब है कि यदि एक बार लोकसभा के इलेक्शन हुए तो लोकसभा में जो इलेक्टेड लोग हैं वो 5 साल तक अपनी पोस्ट पर, अपने ऑफिस पर बने रहते हैं। यही प्रॉब्लम हमारी कहां तक आती है? सेम सिचुएशन स्टेट के साथ आती है। स्टेट में भी अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक बार होते हैं तो 5 साल तक वो अपने ऑफिस पर, अपने पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब है लोकसभा और स्टेट असेंबली 5 साल तक काम करते रहते हैं। अगर इसको पहले ही डिसॉल्व ना कर दिया जाए, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर इसको पहले डिसॉल्व करें तो ये पहले डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 इयर्स का। अब क्योंकि आप सबको पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो यहां पर इलेक्शन कराना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस यहां पर शिफ्ट हो सकता है। और इसलिए यहां पर एक प्रोविजन है, और ये प्रोविजन ये है कि अगर लोकसभा चाहे तो हम लोग कितना कर सकते हैं? नॉर्मली इसका 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 साल तक का हम लोकसभा का टेन्योर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इमरजेंसी में लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है। प्लस हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी इंपोज की गई है तो उसको +1 कर सकते हैं, तो ये 6 इयर्स तक के लिए हो सकता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की लाइफ को, हम लोकसभा के टर्म को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ आंसर देना है 1 ईयर एट अ
टाइम, एक बार में एक साल आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेम कहानी किसके साथ होती है, सेम आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, स्टेट असेंबली के साथ होती है। स्टेट असेंबली में भी हम कितना कर सकते हैं, वहां पर 1 ईयर, एक साल का टाइम हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बढ़ा सकते हैं। ऐसे कर करके अगर आप देखेंगे तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के टाइम पीरियड को वहां पर बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी का जो तीसरा इफेक्ट आता है या तीसरा इंपैक्ट जो पड़ता है, वो पड़ता है किस पर, फंडामेंटल राइट्स पर। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 अलग अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमारे पास थे। फिर आप सभी जानते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। अब आप देखिए, अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मेनली अगर आप देखेंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 32 जाके खत्म हो जाते हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए तो फ्रीडम आपको मिल जाता है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट्स आपको मिल जाते हैं, फ्रीडम आपको, रिलीजियस फ्रीडम का राइट आपको मिल जाता है, एजुकेशन और कल्चरल राइट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और अगर सबसे लास्ट में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आपको फंडामेंटल राइट मिल जाता है। अब आप देखिए, क्या हर एक इंसान को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स है और कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों के लिए, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स किसके लिए, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो क्या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, तो इसका आंसर है हाँ। तो इसको लेके हमारे पास दो प्रोविजंस हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास आर्टिकल 358 है और दूसरा हमारे पास कौन सा, आर्टिकल नंबर 359 है। अगर मैं आर्टिकल 358 पर आपसे बात करूं तो ये डील करता है किसके साथ, आर्टिकल 19 के साथ। और अगर आप देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 359 की, तो ये डील करता है ऑल फंडामेंटल राइट, ठीक है, ऑल फंडामेंटल राइट्स। ध्यान से सुनिए, अगर आर्टिकल 358, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे आर्टिकल 358 के बारे में आपसे बात करूं तो आर्टिकल 358 का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 358 आपसे कहता है कि जब भी कभी आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ध्यान से सुनिए, प्रोविजन क्या है लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली, ध्यान से सुनिए, कैसा हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आपने आर्टिकल 358 को यूज किया तो कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हर नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ दो ही ग्राउंड पर होगा। दो ही ग्राउंड पर अगर इमरजेंसी इंपोज की गई तो ये होगा, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा वॉर, और सेकंड उन्होंने क्या कहा आपसे, एक्सटर्नल अग्रेशन। तो आर्टिकल 19 सिर्फ इसी ग्राउंड पर कैसा होगा, सस्पेंड होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 358 के बारे में। अब एक दूसरा आर्टिकल हमारे पास है, और वो कौन सा, आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल 359 को अगर आप ध्यान से देखिए तो आर्टिकल 359 आपसे कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपने नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के साथ साथ सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और ऐसा हुआ भी, आपको पता है मिसेस गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी तब इसी तरीके के प्रोविजन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए थे। तो आर्टिकल 359 ये कहता है क्या, कि द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट टू only those fundamental rights that are specified in the presidential order। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अपने ऑर्डर में वो मेंशन कर सकता है कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहा है। तो यहां पर आती है, लेकिन फिर आपको पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जहां पर उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 20 और 21 को उन्होंने एक्सेप्शन बना दिया। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो भी अंडर आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट्स को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके पीछे अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, और इसलिए हमारे पास आता है यहां पर क्या, एक जजमेंट, जिसका नाम क्या है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए लैंडमार्क जजमेंट है, हालांकि आप इसके वर्डिक्ट को देखेंगे तो वो गवर्नमेंट के फेवर में था, बट क्योंकि इसलिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जस्टिस खन्ना का डिसेंटिंग जजमेंट आता है, जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट भी नहीं किया था, और उनका जजमेंट जो है क्योंकि वो माइनॉरिटी जजमेंट था, इन्फोर्स नहीं हुआ था। लेकिन ये जो केस है आपका, ये जस्टिस खन्ना के जजमेंट की वजह से ही काफी फेमस है।
ये भी जरा ध्यान रखना। तो एडीएम जबलपुर वाले केस में क्या हुआ था, आप सब लोग जानते हैं कि मिसेस गांधी ने जब इमरजेंसी इंपोज करी थी, तब आपको पता है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर इमरजेंसी इंपोज की थी। ठीक है। अच्छा, इस केस को ध्यान रखना कि द हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस को हम लोग फंडामेंटल राइट केस के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से हम इसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे एसपी गुप्ता वाले जजमेंट को आप देखेंगे जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जानते हैं, जजेस केस के नाम से जानते हैं, फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हम शिवकांत शुक्ला को हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। अब इस केस में क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम ये हुई कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली साहब ने क्या किया, एक नेशनल इमरजेंसी इंपोज वहां पर कर दी। ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मिसेस गांधी के एडवाइस पर इस तरीके की नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज की गई। ठीक है। ग्राउंड क्या था, ग्राउंड था इनका इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल उन्होंने क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिया। आर्टिकल 14, 20 और 22 क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए। और जितने भी आपको पता है सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सबको कहां डाल दिया, जेल के अंदर कर दिया गया। इस तरीके की चीजें थी। तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अलग अलग हाईकोर्ट जाके अप्रोच किया और हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की। अब अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट पास किए, और जब वो अलग अलग जजमेंट पास करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और कुछ हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया और कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया। प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो यहां पर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। और इश्यूज क्या बनते हैं, ध्यान से सुनिए। तो मेनली यहां पर क्या किए गए, कुछ इश्यूज फ्रेम किए गए। सबसे पहला कि जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ देखेंगे ऑफ एनी रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 फॉर द issuance of a writ of habeas corpus to ensure personal liberty on the ground that the order of detention is not valid according to the provision of maintenance of internal security act। आप लोगों ने नाम सुना होगा मीसा का। तो जो मीसा इंपोज की गई थी, मीसा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो क्या वो मेंटेनेबल है हाई कोर्ट्स के अंदर या नहीं है, सबसे पहला ग्राउंड ये। दूसरा इशू बनाया गया था, इफ यस यदि हाँ ये है, देन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी विथ रिस्पेक्ट टू द अफोरसेड मेंशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो क्या फिर हम लोग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर लेकर आ सकते हैं, क्या इसको चेक किया जा सकता है। इस प्रकार के दो इश्यूज यहां पर फ्रेम किए गए। तो फाइनली कोर्ट का जजमेंट आता है। कोर्ट के जजमेंट में आपको पता है, क्योंकि 5 जजेस की बेंच थी, तो द जजमेंट वाज पास्ड विद द मेजोरिटी ऑफ 4:1। 4-1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास किया गया। 4 जजेस ने एक साथ जजमेंट दिया, और जस्टिस खन्ना का मैंने कहा माइनॉरिटी जजमेंट था। द कोर्ट हेल्ड दैट नो पर्सन कैन मूव द हाई कोर्ट। और कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोई भी पर्सन हैबियस कॉर्पस की रिट लेके हाई कोर्ट नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। फॉर एनी रिट टू इन्फोर्स एनी फंडामेंटल राइट डिटेन अंडर मीसा। अगर मीसा के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो वो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट नहीं जाएगा। इस तरीके का प्रोविजन हमारे पास आता है। ठीक है। ये इस तरीके की चीजें आती है। इसका मतलब है इन्होंने कहा इज एन एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 व्हिच इज बार्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसका मतलब हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को की जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकते, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। इस तरीके की प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां से नहीं, प्रॉब्लम आती कहां से, जस्टिस खन्ना गेव द सोल डिसेंटिंग ओपिनियन इन द केस। और जस्टिस खन्ना ने क्या किया, अपना बिल्कुल अलग जजमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी कंडीशन में आप लोगों के कोर्ट जाने के फंडामेंटल राइट को, यहां पर आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, और लोगों को हैबियस कॉर्पस जाना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को आपने गलत तरीके से डिटेन किया है तो वो आर्टिकल 21 के अंदर अपने 21 के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट जा सकता है। ये इस तरीके का जजमेंट यहां पर आता है। अब आप देखिए, ये तो हो गया जजमेंट कहानी आर्टिकल 358 और 359 की कहानी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में क्या नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई तो कितनी बार की गई, किस किस ग्राउंड पर की गई। तो इंडिया में अभी तक मेनली अगर आप देखेंगे तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी होती है आपकी कब, अक्टूबर 1962 में। ठीक है। अक्टूबर 1962 में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि चाइनीज एग्रेशन, आप सभी लोग जानते हैं चाइना और चाइना का वॉर हुआ था। तो जो पहली इमरजेंसी इंपोज की गई थी वो अक्टूबर 1962 में की गई थी, जो कब तक चलती है, जनवरी 1968 तक चलती है, फर्स्ट इमरजेंसी। सेकंड अगर आप देखेंगे, सेकंड इमरजेंसी हमारी आती है दिसंबर 1971 में।
सेकंड इमरजेंसी हमारी कब आती है? दिसंबर 1971 में। और ये क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पर, तब ये इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की गई थी। और थर्ड इमरजेंसी आप सभी लोग जानते हैं कि ये आई थी हमारी कब? मार्च 1977 में। और ये इमरजेंसी आप सभी लोग जानते हैं कि जून 1975 से मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चली थी। और ये इमरजेंसी मिसेस गांधी ने इम्पोज की थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर। वो एक पॉलिटिकल मैटर था। आप लोग अगर थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में तो उसकी पूरी स्टोरी जो है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। फिर मिनरवा मिल का केस हमारे पास आता है और इस तरीके की चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो मिनरवा मिल का जजमेंट भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जुडिशरी गोल्ड के आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।